एक शेर है कि उंगलियां यूं ही ना किसी पे उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, जिंदगी क्या है तुम खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। दोस्तों, आज हम क्लास जो शुरुआत करने वाले हैं, इस क्लास में भारतीय इतिहास का एक सबसे बड़ा महान नायक के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है टीपू सुल्तान। देखो, टीपू बहुत ही विद्वान, बहुत ही प्रशिक्षित, आधुनिकता से जोड़ने वाला, जो 18वीं शताब्दी में आज हम रॉकेट की बात करते हैं, मिसाइल की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि अमेरिका का एलन मस्क आसमान में जाने का प्लानिंग कर रहा है, मंगल पे जाने की प्लानिंग कर रहा है, अंतरिक्ष को जीतने का प्लानिंग कर रहा है। लेकिन ध्यान दो, 18वीं शताब्दी में भारत का एक बालक, भारत का एक लड़का, भारत का एक राजा, मिसाइल सिस्टम, विश्व का सबसे पहला मिसाइल बनाने वाला कौन था? टीपू सुल्तान था। इतना बड़ा प्रशिक्षित आदमी था। सबसे पहले रॉकेट छोड़ने वाला कौन था? टीपू सुल्तान था। विश्व, जब तक यूरोपीय देश को यह भनक भी नहीं हुई थी कि मिसाइल सिस्टम में कुछ होता है, तब ने टीपू ने प्रशिक्षित कर दिया था। टीपू ने बनाकर उसका प्रशिक्षण भी कर दिया। इतना बड़ा साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक भावना से एक साइंटिस्ट दिमाग लेकर पैदा हुआ था। लेकिन इसका चाल बार बार असफल हो गया। क्यों असफल हुआ? टीपू अपने काम में, अपने चाल में, टीपू अपने रणनीति में असफल क्यों होता है, और क्या कारण है कि अंततः टीपू की मृत्यु होती है? एक तरफ अंग्रेजी सेना, एक तरफ टीपू सुल्तान, जो इतना चाणक्य नीति जैसी दिमाग रखने वाला टीपू सुल्तान, आखिर क्या होता है कि अंततः उसको हार होती है। आज हम देखेंगे टीपू का उदय, और टीपू के साथ साथ किस प्रकार अंग्रेज, एक तरफ कर्नवालिस है, दूसरी तरफ टीपू है, और दोनों के बीच के युद्ध, जिसको हम कहते हैं तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। देखो, इससे पहले मैंने तुमको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मतलब पहली मोहब्बत की बात है। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में पहली मोहब्बत की लड़ाई कब हुई थी? ध्यान दो, कुछ डाटा है, तुमको ध्यान देना है। 1767 से लेकर 1769 तक पहली लड़ाई हुई थी। किसके बीच में? हैदर अली के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। जो दूसरी लड़ाई हुई वो 1780 से लेकर 1784 तक, ये दूसरी प्यार की बातें हुई थी अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में। जब तीसरी मोहब्बत की हम बात करते हैं, तीसरी मोहब्बत अंग्रेजों के साथ मैसूर का तीसरी मोहब्बत, तो तीसरी मोहब्बत किसके साथ होता है? मराठा। एक तरफ तीसरी मोहब्बत की बात करते हैं तो एक तरफ टीपू है, एक तरफ अंग्रेज है। दोनों के बीच में लड़ाई, दोनों के बीच में झगड़ा, दोनों के बीच में साम्राज्यवादी नीति का फैलाव को लेकर विरोध। देखो, टीपू चाहता था कि अंग्रेज तुम अपने घर पे रहो, लेकिन अंग्रेजों का मन था कि नहीं, जिस प्रकार टीपू अपने आप को प्रशिक्षित करता, अपने आप टीपू सुल्तान, तुमको पता है टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों के साथ मिलके, फ्रांसीसी कंपनी के साथ मिलके भारत में आधुनिक तकनीक, आधुनिक हथियार विकसित कर रहा था। उसको पता था कि अगर हमको लड़ना है, अगर हमको यूरोपीय कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर हमें हराना है, तो हमको भी यूरोपीय तकनीक से अपने आप को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। अगर मान लो तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा पड़ोसी है और बार बार तुमको उंगली कर रहा है, आज तुमको पता है कि अगर मुझे उससे लड़ना है तो उसके जैसे हथियार मेरे पास भी होने चाहिए। मान लो उसके यहाँ बंदूक है, उसके यहाँ दुनाली है, और दुनाली लेकर निकलता है, और तुम्हारे पास एक लाठी है, तो क्या तुम लाठी से उसके दुनाली का मुकाबला कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तुम अपने घर पे एक दुनाली खरीद के टांगो, उसके बाद से निकलना उसके सामने लड़ाई करने के लिए। वही हाल था। टीपू समझ चुका था अगर मुझे लड़ना है, अगर मुझे अपने साम्राज्य को बचाना है, अगर मैसूर को अंग्रेजों के प्रभाव से बचाना है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमको अंग्रेजों जैसा शक्ति चाहिए। यह शक्ति कहाँ से मिलती? फ्रांसीसियों से मिलती, क्योंकि फ्रांसीसी, डच, ब्रिटिश, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे, सारे यूरोपीय शक्ति थी। ठीक है, फ्रांसीसियों की पहुंच और फ्रांसीसियों की विजय भारत में नहीं हो पाई। लेकिन ध्यान दो, फ्रांसीसी अंग्रेजों से कमजोर नहीं थे, यहाँ तक कि उनके पास भी आधुनिक हथियार थे। तो टीपू का था कि हम फ्रांसीसियों से मिलके, टीपू सुल्तान चाहता था फ्रांसीसियों से मिलके हम यूरोप से आधुनिक हथियार भारत लाएं, उसके बाद से अंग्रेजों का मुकाबला करें। लेकिन उसकी जो मनसूबा थी अंग्रेजों ने पूरा नहीं होने दी। तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध की लड़ाई 1784 में, जब 1784 में टीपू, जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, और 1782 में इसकी पिता की मृत्यु हो जाती है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। जब 1782 में हैदर अली की मृत्यु होता है, और फिर अंततः 1784 में टीपू को
एक अपमानजनक संधि करनी पड़ती। अपमान करने का मतलब है कि टीपू हार चुका था और समझ चुका था कि नहीं, अब हमको संधि करने में ही भलाई है। अंग्रेज भी युद्ध को ज़्यादा खींचना नहीं चाहते थे, तो 1784 में दोनों के बीच में मंगलौर की संधि होती है। मैंने तुमको कल की क्लास में बताया है, मंगलौर की संधि होती है। देखो, मंगलौर की संधि तो हो जाती है, लेकिन इसके बाद युद्ध की समाप्ति हो जाती है। लेकिन टीपू अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हमारे देश के राजाओं की सबसे बड़ी यही गलती थी, उनको अपमान, सर कट जाए, लेकिन अपमानित होना उनको 1% भी लाजमी नहीं था कि कोई हमें अपमानित करके चला जाए। अंग्रेजों का मतलब नहीं था अपमान से। अंग्रेजों का क्या था, अरे आज तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेंगे, अब भी कल होके तुम्हारे पीठ में चूड़ा घोपेंगे। अंग्रेजों की नीति साफ थी कि आज हमको कोई अपना अपमानित कर रहा है तो इतना भी तुम शर्मसार मत हो जाओ कि जाकर कूद कर जान दे दो, नदी में कूद कर जान दे दो। अरे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आज तुमने मुझे अपमानित किया है, मैं कल तुमसे 2 गुना अपमानित करूंगा, बदला लूंगा। अंग्रेजों की नीति थी। लेकिन टीपू बहुत भावनात्मक हो गया था। टीपू वहां पे मिस कर गया। टीपू सोच रहा था कि नहीं, अपने आप को हम प्रशिक्षित करेंगे तब फिर लड़ाई करेंगे, लेकिन सिचुएशन कुछ इस प्रकार गड़बड़ा गई कि टीपू के हाथ से निकलने वाला था। देखो, एक टीपू की बात करते हैं तो एक त्रावणकोर है। त्रावणकोर जो था उस टाइम, देखो आज जो केरला है ना, तो केरला के उस टाइम जो केरला के प्रांत था, वहाँ पे राजा थे, इनको त्रावणकोर कहा जाता था। वो केरला के ही प्रांत था। जो आज भारत में जो केरल है, जिसको भारत में आज की देखो, भारत का मैप देख लो, यहाँ पर जो प्रांत है इसको हम कहते हैं केरलम। अब तुमको कन्फ्यूजन होगा, सर केरला है कि केरलम है। देखो, केरला था, हाल ही में यहाँ के केरल के मुख्यमंत्री ने इसका नाम चेंज कर दिया, अब केरलम इसको कहा जाने लगा। जो केरलम है, केरला है, यहाँ का एक त्रावणकोर राज्य हुआ करता था। इस राज्य पे अंग्रेजों का एक मित्र राज्य था। अंग्रेज कहते थे अगर तुम पे हमला होता है तो हम अपने आप पे हमला मान लेंगे। मतलब अंग्रेजों का त्रावणकोर के बीच में मोहब्बत का रिलेशन था। तुम मेरी जान हो, तुमको कोई आंख उठाकर देख लिया तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। ऐसी कुछ भावनात्मक बातें थी इन दोनों के बीच में, प्यार मोहब्बत वाली बातें, जैसे तुम लोग करते हो कि तुम्हारे बिना तो मन नहीं लगता, तुम्हारे बिना तो जीने को मन नहीं करता, तुम्हें देखता हूँ तो सुकून मिलता है, तुम्हें नहीं देखता हूँ तो रातें नहीं कटती। कुछ ऐसी बातें थी त्रावणकोर के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। लेकिन टीपू को पता था कि त्रावणकोर उसका मित्र है। देखो, हैदर अली बार बार जो कर रहा था, टीपू भी वहीं किया। हैदर अली बार बार कर्नाटक पे आक्रमण कर रहा था क्योंकि कर्नाटक अंग्रेजों का मित्र था और फिर युद्ध की शुरुआत होती थी। वैसे ही टीपू क्या किया, त्रावणकोर पे आक्रमण कर देता है। टीपू त्रावणकोर पे आक्रमण कर देता है। त्रावणकोर पे आक्रमण करने के बाद, बात 1790 की बात है, जब त्रावणकोर पे आक्रमण करता है तो टीपू एक बात से अनभिज्ञ था। टीपू को पता नहीं था कि उसके पिता बार बार युद्ध करने से पहले गुट बनाते थे, जिसको हम कभी 2 गुट कहते हैं, कभी 3 गुट कहते हैं। कभी हैदर अली अपने पहले प्यार निजाम के पास जाकर हाथ जोड़कर विनती करके अपने आप में मिलाकर एक गठबंधन बनाकर युद्ध की लड़ाई करता था। हैदर अली बहुत ज़्यादा योग्य था। फिर हुआ, अगर हम बात करते हैं, हैदर अली बाद में चल के त्रिगुट बनाता है। अगर दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो हैदर अली त्रिगुट बनाता है। उस त्रिगुट में एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ हैदर अली, साथ साथ में निजाम, साथ साथ में मराठा, तीनों लोग थे। लेकिन जो टीपू सुल्तान था, ये टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों पर विश्वास किया हुआ था, आधुनिक हथियार को विश्वास किया हुआ था, लेकिन आसपास की जो क्षेत्रीय शक्ति थी इनको छोड़ना चाहता था। उसको जो बाप की नीति थी, उस नीति को बेटे ने नहीं अपना पाया। लेकिन अंग्रेजों की एक ही चाल थी कि पहले इसके पड़ोसी को फूट डालो, राज करो। भाई जो आसपास के पड़ोसी हैं, अब देख लो, अगर यहाँ पे मैसूर है और यहाँ पे अगर निजाम है और यहाँ पे अगर मराठा है, यहाँ पे क्या है, मैसूर, यहाँ पे क्या है, निजाम, यहाँ पे क्या है, मराठा। अब हैदर अली जब यहाँ पे हैदर अली जब अंग्रेजों पे आक्रमण किया तो इन दोनों से पहले बात कर लिया कि देखो हम लोग मिल के बात करेंगे। लेकिन जो टीपू था, टीपू जब त्रावणकोर पे आक्रमण करने के लिए निकला तो ना निजाम से बात किया और ना मराठा से बात किया। लेकिन अंग्रेजों की एक ही नीति थी, पहले पड़ोसी को अपने आप में मिलाओ। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि मराठा और हैदराबाद के निजाम दोनों को अपने गुट में मिला लिया। अब टीपू अकेला पड़ गया। टीपू को समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। टीपू युद्ध की शुरुआत कर चुका था, लेकिन अभी तक टीपू के पास आधुनिक हथियार नहीं आया हुआ था। टीपू क्या करे, टीपू बहुत कंफ्यूजन में था। टीपू उसी समय रॉकेट प्रणाली का विकास किया हुआ था। रॉकेट, देखो टीपू इतना प्रशिक्षित था
यहाँ पे एक रॉकेट सिस्टम बनाया हुआ था कि यहाँ से रॉकेट निकलता था, यहाँ पे अंग्रेजों के बेड़ा पे मारता था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी मैपिंग सिस्टम, जो आज विश्व के लगभग 90% देश जिसके पास रॉकेट है, मिसाइल सिस्टम है, अगर मिसाइल फेंकते हैं तो एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं जीपीएस क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का मतलब है अमेरिका ने बनाया है जीपीएस, साधारण भाषा में समझो, गूगल मैप। अगर तुमको कहीं जाना होता है, तुम फटाक दे मोबाइल निकालते हो, गूगल मैप क्लिक करते हो, एड्रेस डालते हो, यहाँ पर हमको ले चलो, गूगल मैप तुमको रास्ता बताता है कि भाई यहाँ से जाना, यहाँ से मत जाना, यहाँ से रास्ता खराब है, यहाँ से जाना। तो देखो वहीं है जीपीएस के आज जितने भी वार होते हैं, भारत, यहाँ तक भारत भी अगर कहीं मिसाइल से अपना, मान लो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा क्या हुआ, भारत ने जितना मिसाइल मारा जीपीएस के प्रयोग से, क्योंकि जीपीएस बताता है कि हाँ पाकिस्तान का जो आतंकवादी संगठन है इस स्थान पे उनकी एक बेड़ा है, उस पर हमारा मिसाइल जाकर मिसाइल मार दो। लेकिन जो मिसाइल तो टीपू सुल्तान ने बना लिया था, लेकिन टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों की मदद से, और खुद इतना प्रशिक्षित था कि फ्रांसीसी क्या बताते हैं उसको, मदद तो की, लेकिन टीपू खुद बिल्ड किया और मिसाइल तो बना लिया। लेकिन सबसे बड़ी गलती हो गई, उसको पता नहीं था कि अंग्रेजों की ठिकाना कहाँ है। जैसे अगर मिसाइल को कमांड देना होता, अगर मिसाइल जा रहा है, लेकिन टीपू सुल्तान जब मिसाइल मारता था ना, मिसाइल मारा अंग्रेजों को बेड़ा पर, तो अगर अंग्रेज क्या बेड़ा यहाँ है, मैंने अंग्रेज का जो सैनिक ठिकाना है, तो मिसाइल कहाँ जाके गिरता था, यहाँ पे गिरता था। बताओ क्या हुआ, तुमने मिसाइल बनाकर क्या किया? सबसे बड़ी दिक्कत यही थी। आज भी मान लो, आज अगर विश्व से अमेरिका का जीपीएस सिस्टम कंट्रोल कर ले, हमारा अगर भारत की हम बात करते हैं, तो हमको भी अपने दुश्मन देश पे मिसाइल मारने में बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है कि हमको पता ही नहीं चलेगा ना। हम मैपिंग के थ्रू मिसाइल मारते हैं। मैंने मैप खोला और मैप में टिक मार कर दिया कि यहाँ पे जाकर तो मिसाइल मारना है, और मिसाइल को कमांड दे दिया, तो मिसाइल कहाँ जाता है, जाकर यहाँ पे चाइना या पाकिस्तान के इस प्रांत पे जाकर मिसाइल गिरा देगा। देखो बात समझो, तो इसके पास जीपीएस सिस्टम नहीं था। और जो टीपू था वो मराठाओं से विशेष मतलब रखा नहीं, हैदराबाद के निजाम से विशेष मतलब रखा नहीं, और टीपू के विरुद्ध अंग्रेजों का गठबंधन बहुत मजबूत हो गया। अब देखो इस प्रकार लड़ाई की शुरुआत होती है। टीपू तो आक्रमण का जो था बिगुल बजा चुका था, त्रावणकोर पे आक्रमण कर चुका था। अब टीपू सोच रहा था अब क्या करें, युद्ध की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन शुरुआती समय में टीपू बहुत ही सफल साबित होता जा रहा था, क्योंकि टीपू का जो शासनिक और प्रशासनिक जो नीति थी वो काफ़ी सफल हो रही थी। क्योंकि उस टाइम में शुरुआती दौर में टीपू काफ़ी अंग्रेजों पर प्रभाव, मतलब अंग्रेजों के स्थिति कमजोर पड़ती जा रही थी, टीपू उसके ऊपर चढ़ता जा रहा था। क्योंकि टीपू को पता था कि हम मरना है, अगर लड़ना है, अगर जीना है तो लड़ना है, अब मरना है तो मरना है, कोई दिक्कत नहीं है, और लड़ेंगे तो लड़ेंगे। टीपू के माइंड में था वही चीज़ें, जो चीज़ हैदर अली सोच रहा था, और वही अब टीपू के मन में आ गया था। अपने साम्राज्य को बचाना है तो हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जो एक पंक्ति है, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, तू भी है राणा के वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। टीपू सोच चुका था अब तो भाला फेंकना ही है, अब तो छोड़ना नहीं है, अब जो हो। पहला चरण की शुरुआत होती है। पहला चरण की शुरुआत जब युद्ध की होती है तो टीपू बहुत सफल हो रहा था, क्योंकि जो अंग्रेजों का एक सैनिक, एक कमांडर था, अंग्रेजों कमांडर का नाम था जनरल विलियम मेडोज, टीपू से लड़ने में काफ़ी असफल हो गया। इसको ज़्यादा सफलता टीपू से नहीं मिली। उस टाइम बंगाल का जो गवर्नर जनरल और उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, उसका नाम था कर्नवालिस, जो बंगाल का अब पूरे कंपनी का नेतृत्व संभाल रहा था पूरे भारत में। अब कर्नवालिस के बाद खबर जाता है कि देखो मैसूर में कर्नवालिस साहब, देखो मैसूर में ऐसी घटना हो गई है और टीपू अब हमारे ऊपर चढ़ता जा रहा है। टीपू हम पराजित हो रहे हैं, टीपू हमसे विजयी होता जा रहा है। तमाम चीज़ें कर्नवालिस समझाता। कर्नवालिस साधारण व्यक्ति नहीं था, एक सैनिक से होकर ऊंचाई पर चढ़ा हुआ था। एक सैनिक से रूप में, सेना कमांडर के रूप में, फिर एक गवर्नर जनरल के रूप में कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी बना हुआ था। उसको हर चीज़ पता था। वो आया और जनरल विलियम मेडोज को हटाया, बोला कि तुम छोड़ दो, तुम्हारी बस की बात नहीं है। और खुद लॉर्ड कर्नवालिस खुद क्या करता है, खुद कमांड संभालता है कि नहीं, अब हम इस मैसूर के खिलाफ, इस टीपू सुल्तान के खिलाफ अब लड़ाई हम लड़ेंगे। अब लड़ाई की शुरुआत किसके बीच में होती है? अब लड़ाई की शुरुआत होती है एक तरफ टीपू, दूसरी तरफ कर्नवालिस, जो सबसे ज़्यादा प्रशिक्षित, सबसे ज़्यादा योग्य और सबसे ज़्यादा अंग्रेजों में
एक महान प्रशिक्षित, आज भी इतिहास में कर्नवालिस के सुधार, प्रशासनिक सुधार के बारे में जाना जाता है, कर्नवालिस के पुलिस सुधार के बारे में जाना जाता है, कर्नवालिस के सिविल सेवा में सुधार के बारे में जाना जाता है। कर्नवालिस बहुत ही योग्य था अंग्रेजी कमांडर के रूप में। मैं तुमको सब बताऊंगा कि कब कब कौन कौन अंग्रेजी गवर्नर जनरल हुए और उन्होंने क्या क्या काम किया। क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अभी समय लगेगा। तुम किसी प्रकार तुम लोग चिंता मत करो, हर चीज़ कवर होगा। सारी चीज़ बताऊंगा कि वारेन हेस्टिंग्स कौन था, कर्नवालिस कौन था, लॉर्ड कैनिंग कौन था, बेंटिक कौन था, माउंटबेटन कौन था, तमाम चीज़ें सब 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 बताऊंगा। तुम टेंशन मत लो, बस यहाँ समझो क्या होता है। कर्नवालिस ने स्वयं सैन्य अभियान करने का कमान संभाले, कहा कि नहीं अब सैन्य अभियान हम करेंगे। युद्ध की शुरुआत 1790 ईस्वी में हो चुकी थी। प्रथम चरण में तो टीपू काफ़ी सफल हो रहा था, लेकिन टीपू कर्नवालिस के सामने टिक नहीं पाया, क्योंकि कर्नवालिस की जो नीति थी, बहुत ही योग्य शासक था कर्नवालिस को पता था कि टीपू को हराना है तो मराठा, निजाम और अंग्रेज, इनका त्रिगुट बन गया। तो तुम ध्यान दो, द्वितीय मैसूर युद्ध में मैंने तुम्हें बताया था किस प्रकार हैदर अली ने एक गुट बनाया था, और गुट बनाने की वजह से उसको सफलता मिली थी। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पे कर्नवालिस ने युद्ध की कमान संभाली और अंग्रेजी सेना ने मैसूर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। अब मैसूर धीरे धीरे अपदस्थ होता जा रहा था। कितना लड़े भाई, एक लड़ने की क्षमता होती है। टीपू जिस काम में, जिस आधुनिक हथियारों पर विश्वास कर रहा था, उस मिसाइल सिस्टम पर विश्वास कर रहा था कि मैं अपना मिसाइल मारूंगा, अंग्रेजी बेड़ा, अंग्रेजी सैनिक कमान, अंग्रेजी के जितने भी गोदाम है सारे नष्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ असफल हो गया। जैसे टीपू असफल हो गया, तब उसको तो समझ आ चुका था कि ये बहुत मुश्किल है। बेंगलुरु पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। बेंगलुरु किसके अधिकार में था उस टाइम? बेंगलुरु जो आज कर्नाटका में, उस टाइम मैसूर का एक प्रांत हुआ करता था, उसी के कंट्रोल में था। तो अब बेंगलुरु अंग्रेजों का अधिकार हो गया। धीरे धीरे टीपू को लग रहा था कि अब हार जाएंगे, अब कुछ विकल्प बचा नहीं है। इसके बाद कर्नवालिस की सेना ने श्रीरंगपट्टनम की ओर बढ़ा। देखो श्रीरंगपट्टनम क्या था? श्रीरंगपट्टनम टीपू की राजधानी थी। टीपू की मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। अब टीपू की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि अब जो अंग्रेजी सेना था वो उसके एक शहर को लूटने के बाद, कंट्रोल करने के बाद, अब उसकी राजधानी की ओर बढ़ रहा है। समझो, जब हम पाकिस्तान में अगर उसके लाहौर को पीट दिए, उसके और जो पाकिस्तान अन्य शहरों को पीट दिए, तो फिर पाकिस्तान के पास बचा क्या बचा उसके पास में? अगर उसका इस्लामाबाद को हम लोग पीट देते हैं तो बस उसके पास बचता क्या है? वही है बेंगलुरु पर, मैसूर के बेंगलुरु, उसके बाद से श्रीरंगपट्टनम। फिर समझ में आ गया था। कर्नवालिस बहुत योग्य था, बहुत एक कुशल सेनापति, कुशल राजा हुआ। अब तो हो गया था कि नहीं, अब टीपू को हारना तय था। अब टीपू इस विरोध को रोकने में सफल नहीं हो रहा था, और टीपू क्या करे? टीपू के पास मजबूरी थी। अब टीपू सोच रहा था कि इस तलवार से हम कब तक लड़ेंगे, क्योंकि बार बार टीपू ने प्लानिंग की कि हम आधुनिकता लाते हैं। जब तक टीपू ने आधुनिकता लाने का प्रयास किया, तब तक टीपू असफल रहा। एक बहुत योग्य था, लेकिन इसको सफलता नहीं मिल पाया। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों का लगातार विरोध किया और 1791 में कोयम्बटूर को लेकर संघर्ष हुआ, और अंग्रेजों और उसके सहयोगियों की संयुक्त शक्ति के कारण टीपू पर दबाव बढ़ा, क्योंकि अंग्रेजों में बहुत सारे ऐसे योग्य अधिकारी थे, वो भी आ चुके थे कर्नवालिस के साथ मिलकर लड़ने के लिए। उसके साथ साथ त्रिगुट इनका था ही, तो फिर लड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। अंग्रेजों की सामरिक स्थिति बहुत मजबूत। सामरिक स्थिति कहने का मतलब है कि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार था, अंग्रेजों के पास नौसैनिक क्षमता था, अंग्रेजों के पास सैन्य शक्ति था। हर चीज़ के मामले अंग्रेज टीपू से कहीं ज़्यादा गुना बेहतर थे। अब सामरिक शक्ति की वजह से टीपू हारने के कगार पर था। अब टीपू के पास कुछ बचा नहीं था कि अब क्या करें। फिर अंग्रेजों का गठबंधन देख लो। अंग्रेजों के गठबंधन में अंग्रेज थे, मराठा था, निज़ाम था। अंग्रेजी को सेना को सहयोग मिल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मराठा शक्ति, हैदराबाद का निज़ाम, इस सारे लोग मिलकर टीपू के खिलाफ थे कि नहीं टीपू को हरवाना है, टीपू को हम मारते नहीं है, क्योंकि अभी भी टीपू को मौत के घाट उतारना इन लोगों के बस की बात नहीं थी। ठीक है, एक राजा हार जाता है युद्ध में तो उसे एक संधि होती है, लेकिन उसको मारा नहीं जाता है। कर्नवालिस यहाँ पे टीपू को छोड़ देता है जिंदा। टीपू तो ऐसी स्थिति में था, अगर कर्नवालिस चाहता तो शायद टीपू को वहाँ से खत्म कर देता, लेकिन कर्नवालिस ने टीपू को एक और मौका दिया, जाओ हम तुमको छोड़ते हैं। और कर्नवालिस ने यहाँ पे एक संधि की, इसको कहते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्योंकि श्रीरंगपट्टनम की संधि की, श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी, देखो घेराबंदी होता है, उसकी राजधानी है। अंततः घेराबंदी के बाद तो संधि निर्णायक था।
1492 की निर्णायक चरण है। कर्नवालिस की सेना श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गई थी और टीपू सुल्तान को अंग्रेजों और उसके सहयोगियों का सामना करना पड़ा और अपनी स्थिति कमजोर देखकर टीपू को संधि के लिए मजबूर होना पड़ा। इसको कहते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। अब संधि जो युद्ध 1790 से शुरू होता है वह 1792 में संधि तक पहुंच जाता है। अब कुछ विकल्प बचा नहीं था इन लोगों के पास में, अब संधि करनी पड़ी। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो वही था, उसकी राजधानी थी, वहां पे आके इन्होंने संधि की, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तुम लोग अगर पढ़ाई करते हो तो तुम ध्यान रखना, कुछ चीज़ें कहानी के वे में मैं तुम बता रहा हूँ, लेकिन सिर्फ कहानी के वे में तुम समझना नहीं, कुछ चीज़ें याद रखना है। कौन सी संधि थी, संधि में क्या हुआ, हल्का फुल्का डेट्स याद रखो। डेट्स याद नहीं हो रहा है तो तुम बार बार रिवीजन करो, रटो, कहानी माइंड में रखो। देखो अब होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि, और श्रीरंगपट्टनम की संधि में अब एक तरफ अंग्रेज, एक तरफ मराठा, एक तरफ अंग्रेज हैं, साथ में मराठा है, साथ में निजाम है। दूसरी तरफ मैसूर का शेर, मैसूर का शासक, मैसूर का राजा टीपू सुल्तान है। अब दोनों के बीच में एक संधि होती है। अब संधि देखो, जब हैदर अली के साथ संधि हुआ तब तक संधि एक निर्णायक थी, क्योंकि उस टाइम दोनों लोगों ने अपना अपना क्षेत्र वापस कर दिया। क्योंकि दोनों युद्ध, अगर हम हैदर अली की बात करते हैं तो हैदर अली कभी पूर्णतः हारा नहीं, अंग्रेज भी थक गए थे लड़ते लड़ते, हैदर भी थक गया था, फिर दोनों के बीच में एक मांडोली हो जाती थी, चलो तुम अपना क्षेत्र ले लो, मैं अपना क्षेत्र ले लेता हूँ, किसी को कोई युद्ध की हार जाना नहीं देना, ना तुम हारे ना हम हारे। लेकिन यहाँ पे देखो टीपू हार चुका था, अब टीपू के पास बचा क्या था, टीपू इतना ज़्यादा अपमानित हो चुका था। अब टीपू, अब अंग्रेजों ने कहा कि देखो अब तुमको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, तुम बहुत हमको परेशान कर दिए हो मैसूर वाले। अब अंग्रेजों ने टीपू के आधा राज्य को बांट दिया। टीपू का, अगर मान लो ये मैसूर का प्रांत है, अगर मान लो ये मैसूर का प्रांत है, इसको कहते हैं मैसूर, इसको कहते हैं हम मैसूर। अगर इसको हम मैसूर कहते हैं तो मैसूर का अगर प्रांत है तो इस प्रांत को आधा बांट दिया, ए और बी को कहा कि टीपू इतना में ही तुम्हारा शासन रहेगा, तुम्हारा जो ए वाला प्रांत है तो मतलब तुम्हारा आधा भूभाग है, ये आधा भूभाग हम लेते हैं। और अंग्रेजों ने क्या किया, आधा भूभाग लेकर 3 भागों में बांट दिया। मराठा को वादा दिया था, अंग्रेजों का बहुत कूटनीति था, अंग्रेजों ने लड़ने से पहले मराठाओं को वादा कराया था कि देखो युद्ध जीतने के बाद हम तुमको भूभाग देंगे, पहले से वादा था। तो मराठा को दिया, निजाम को दिया, क्योंकि निजाम बगल में था तो निजाम को भी मिल गया, और अंग्रेज तो खुद थे, कर्नवालिस कुत्ता, तो उसको भी मिल गया। तो इस प्रकार आधा भूभाग चला जाता है। और इतना ही नहीं, युद्ध के हार जाने के रूप में लाखों रुपया लेता है, सिर्फ इतना ही छोड़ने वाला नहीं था, लाखों रुपया। टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा ही भाग अंग्रेजों को, अंग्रेज, मराठा और निजाम को देना पड़ा। युद्ध को टीपू को भारी युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में पैसा देना पड़ा। इतना ही नहीं, टीपू के 2 बेटे थे। देखो अंग्रेज इतना बड़े, मैंने गाली देने का मन करते हैं अंग्रेजों का, ठीक है तुमने टीपू के राज्य ले लिया, टीपू का आधा संपत्ति ले लिया, लेकिन टीपू के 2 नाबालिग बालकों को कब्जा कर लेता है, बंदी बना लेता है अंग्रेज। इसके बाद से अगर तुमने कुछ किया टीपू, तो इस बच्चों को हम मार देंगे। टीपू के 2 बच्चों को बंधक बना के, बंधक के रूप में अंग्रेजों ने अपने पास रख लेता है, और मैसूर की शक्ति को गंभीर नुकसान पहुंच दिया। मैसूर की शक्ति बची कहाँ थी, लेकिन जब तक शेर जिंदा रहता है तब तक अपना शिकार करना नहीं छोड़ता। शेर की यही प्रवृत्ति है, जो बोलता है वही जिंदा है, जो नहीं बोलता वो तो पहले से मरा हुआ है। टीपू को पता था कि जब तक हम जिएंगे तब तक अंग्रेजों को छोड़ेंगे नहीं। उसका जो 2 बेटे थे, दोनों बेटों को अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया, बंदी बनाकर रख लिया। टीपू मानने वाला नहीं था। और देखो टीपू नहीं माना, अभी सारी कथा कहानी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्योंकि उसमें जो हम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की लड़ाई के बारे में पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगा मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से किस प्रकार टीपू लड़ा और आखिरी दम पर लड़ा, उसकी हत्या कर देगी, तमाम चीज़ें। और उसके बाद से एक नए राज्य के उदय के बारे में पढ़ाऊंगा। देखो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू की पराजय होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 ईस्वी में। मैसूर का लगभग आधा राज्य अंग्रेजों के पास चला जाता है, भारी युद्ध क्षतिपूर्ति देना पड़ता है टीपू को, और टीपू के 2 पुत्र बंधक बन जाते हैं। ये हो गया क्विक रिवीजन, तुम जितना जल्दी हो रिवीजन कर लो। आगे देखते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। देखो क्वेश्चन देखो, उसके बाद से सोचो आंसर क्या होगा। पढ़ाने के बाद सबसे वही है कि पढ़ने के बाद तुम उस टॉपिक से क्वेश्चन लगाओ। भाई तुम पढ़ाई कर रहे हो, मैंने तुमको पढ़ाया, और मैं मैसूर के युद्ध के बारे में, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में मैंने पढ़ा दिया, तो आंग्ल मैसूर युद्ध से बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन बने हैं सारे के सारे क्वेश्चन बैठ कर सॉल्व करो।
तो तुमसे सॉल्व हो रहा है तो मान लो तुम्हारा पढ़ाई का डायरेक्शन ठीक तरीका से चल रहा है, सर भी ठीक पढ़ा रहे हैं, तुम भी ठीक पढ़ रहे हो। लेकिन तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो मान लो कि ना ही सर ठीक पढ़ा रहे हैं और ना ही तुम पढ़ रहे हो। यहाँ देखो कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ, लेकिन सिर्फ मैं ही क्यों कराऊँ भाई, तुम क्या करोगे? मैं कथा कहानी सुनाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, बस इतना ही। अरे घर पे बैठकर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बुक खरीदो, वहाँ से निकाल कर पढ़ो। बीपीएससी में अगर 40वीं बीपीएससी से लेकर अभी तक 71वीं बीपीएससी तक जितना भी क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स में, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, देखो कैसे क्वेश्चन बना। देखो क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है कि तृतीय जो तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 में? नहीं। 80 से 84 में? अरे नहीं, तो दूसरा हुआ था 70 से 92 में। बिल्कुल सही है, सी आंसर होगा सी। तो तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? अब तुम भूल पाओगे अंग्रेजी गवर्नर जनरल को, रॉबर्ट क्लाइव, जो वारेन, क्या नाम था उसका बताओ, तुम बताओगे। चलो, वारेन हेस्टिंग्स था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तो 1772 में था। कर्नवालिस था? अरे बिल्कुल सही, कर्नवालिस ही था। वेलेजली था? बिल्कुल नहीं, वेलेजली तो कब आया? 1799 में वेलेजली आता है। क्लाइव था? नहीं, तो 1756 में प्लासी की लड़ाई के समय था। तो देखो ध्यान रखो, लॉर्ड कर्नवालिस आंसर होगा। आगे देखो, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का हुआ तो उसमें अंत किस संधि से हुई? संधि पूछता है। मद्रास की संधि? बिल्कुल नहीं। मद्रास संधि कब हुई थी? 1769 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी संधि हुई थी। मंगलौर की संधि कब हुई थी? 1700। मंगलौर की संधि 1784 में हुई थी, ध्यान रखना। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। सलाबाई की संधि? बिल्कुल नहीं। आंसर क्या होता है? श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो इसकी राजधानी भी थी। आंसर हो गया सी। श्रीरंगपट्टनम की संधि किस वर्ष हुई बताओ? 1792। ध्यान रखो, इस प्रकार तुम लोग क्वेश्चन करोगे उसके बाद से ही कुछ हो पाएगा। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो, सिर्फ तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो बिल्कुल नहीं होने वाला है ही नहीं। कहाँ से होगा? बिना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तुमको लगता है कि तुम लोग पास कर जाओगे? बिल्कुल नहीं, भूल जाओ, समय गया। श्रीरंगपट्टनम की संधि में टीपू के कितने पुत्रों को बंधक बनाया गया था बताओ? 2 पुत्रों को। एक मेंस का क्वेश्चन है। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए, मतलब क्या कारण थे? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उसके कारण क्या? तात्कालिक कारण, ध्यान रखना, त्रावणकोर पे टीपू का आक्रमण, इसको कहते हैं तात्कालिक कारण। ठीक है, कारण क्या क्या थे? उसके परिणाम क्या हुए? परिणाम में जो संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि, उसके बारे में जिक्र करना, विवेचना कीजिए। और श्रीरंगपट्टनम की संधि ने मैसूर की शक्ति को किस प्रकार प्रभावित किया, तमाम चीज़ें बतानी है कि उसके मैसूर कैसे परिणाम क्या हुए, मैसूर का आधा राज्य बट गया, किस प्रकार त्रिकूट बना हुआ था, और एक तरफ आधा राज्य बटा जो मराठा निजाम अंग्रेजों में बट गया, क्षतिपूर्ति हुई, बहुत सारा पैसा टीपू को देना पड़ा युद्ध हार जाने के रूप में। तमाम चीज़ें तुम बताओगे, अपना आंसर लिखोगे। देखो, अगर तुमको क्लास अच्छा लग रहा हो, क्लास समझ में आ रहा हो, तो क्लास को रिव्यू दो भाई। देखो, समझ में आ रहा है तो लाइक करो, नहीं आ रहा है समझ में तो डिसलाइक करो। दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास है, लाइक करने का, डिसलाइक करने का। इसको कहते हैं क्लास को तुम क्या रिव्यू क्या दे रहे हो। साथ में अगर क्लास तुमको पसंद आ रहा है, तुम्हारे लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दो कि मुझे भी लगे कि हाँ बच्चा सब हमसे जुड़ रहा है, हमसे पढ़ाई कर रहा है मन से। ठीक है, और दोस्तों में जो भी दोस्त हैं, यार दोस्त, सबको बताओ कि देखो इतिहास का, अगर तुम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर तुम्हारा टारगेट है कि 73वीं बीपीएससी में तुमको फाइट करना है, तो ध्यान रखो 73वीं बीपीएससी 2027 में होगा। इससे पहले मैं तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। और हिस्ट्री के लिए तुम निश्चिंत रहो। अगर हिस्ट्री की हम बात करते हैं, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री के लिए तुम निश्चिंत रहो, हिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कराऊंगा। प्रीलिम्स का तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा, मेंस का कंप्लीट होगा, यहाँ तक इंटरव्यू में भी तू अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में और समझेंगे कि किस प्रकार टीपू का जो चौथा युद्ध होता है और अंग्रेज और टीपू के बीच में ये आखिरी युद्ध साबित होता है, उसके बाद से टीपू की मृत्यु होती है, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति ऐसे ही फैलती जाती है। अगली क्लास में मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।